रात होते ही हक मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना। नमस्कार, द पिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना लॉकडाउन में इस वक्त कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कानूनी सहायता आम इंसान तक नहीं पहुंच रही है। इस लॉकडाउन में कानूनी सहायता पाना बेहद पेचीदा मामला हो गया है, बेहद मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद गिरफ्तारियां धड़ल्ले से हो रही है, वो भी UAPA के तहत। आज हम इसी पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या मंशा है, कैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चैनल के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि UAPA कानून है क्या। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। आसान भाषा में समझे तो वो हरकतें, वो चीज़ें जो कानून के दायरे से बाहर हैं। इसको 1967 में पहली बार लाया गया था और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन से पहले इस कानून के तहत केवल किसी संगठन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इस कानून में ये बदलाव किया गया कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, किसी भी इंसान को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। सबसे ख़ास बात तो ये है कि उसका आतंकवादी समूह से लगाव हो या ना हो, जुड़ाव हो या ना हो, फिर भी वो आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। उससे भी ख़ास बात यह है कि अगर किसी इंसान पे पुलिस को, सरकार को शक भी हो तो वो आतंकवादी घोषित किया जा सकता है 2019 के संशोधन के बाद। और इस कानून के तहत 90 दिनों तक जेल में किसी भी इंसान को शक की बुनियाद पर रखा जा सकता है। किस किस को अभी तक गिरफ्तार किया गया? इमरान के पिता, 30 मार्च को इनके पिता को रात में बुक किया गया, यानी कि अरेस्ट किया गया, लेकिन उनके घर वालों को नहीं बताया गया। उनको घर वालों को बताया गया कि दिल्ली राइट से जुड़े, दिल्ली दंगे से जुड़े कुछ सवाल करने हैं और उसके बाद हम इन्हें छोड़ देंगे। 30 तारीख की रात को पुलिस वाले उनके घर पे आए सफ़ेद वर्दी में और उन्हें ले गए, बिना कोई कागज़ दिखाए, बिना कोई नोटिस दिखाए। कि इसके परिवार के सदस्यों को कोई भी नोटिस नहीं दिखाया गया और 30 मार्च की रात को उनके फादर को ले गए, जो कि 51 साल के हैं। लॉकडाउन चल रहा था, इनके पिता को लेकर गए और पूरा परिवार इस वक्त असहाय है, हेल्पलेस है उन तक पहुंचने के लिए। उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो किस हालात में है, कैसे हैं, उनके परिवार वालों को नहीं पता। इमरान कहता है, विथ नो लॉयर्स अवेलेबल एंड कोर्ट्स नॉट फंक्शनिंग, आई डोंट नो हाउ टू हेल्प माई फादर। इमरान के पिता पर कौन सा चार्ज लगाया गया है, किस तहत लगाया गया है और क्यों लगाया गया है, इन सारे सवालों के जवाब अभी गुप्त हैं। इसका किसी को भी जानकारी नहीं है, इवन उनकी फैमिली को भी इसकी जानकारी नहीं है। दूसरे हैं मीरन हैदर, सफूरा जरगर और शफाउर रहमान। आप इनको तो जानते ही होंगे, ये मीडिया में रहे, थोड़ी सुर्खियां इन्होंने बटोरी। बटोरने के पीछे रीज़न क्या था? सफूरा जरगर, मीरन हैदर और शिफाउर रहमान जो जामिया के छात्र हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े हुए हैं, इनकी गिरफ्तारी पर अपूर्वानंद, प्रशांत भूषण, तिस्ता सिटलवाड जैसों ने, जो सिविल अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता जताई है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी निजता को लेकर जिस तरह की अफवाहें उड़ाई गईं, जिस तरह के मजाक बनाए गए, वो बेहद शर्मनाक थे। सफूरा जरगर, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान के बाद पुलिस ने जामिया मिलिया के एक और छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद 16 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के नाम पर आसिफ की काफी पिटाई की। अगले दिन जज ने पुलिस रिमांड की मांग खारिज कर दी और उसने आसिफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद 19 मई को पुलिस ने आसिफ को उत्तर पश्चिम दिल्ली में हुए दंगों के नाम पर गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन के लिए उसकी पुलिस हिरासत ले ली। पुलिस के इस रवैये को मनमाना बताते हुए सिविल सोसाइटी काफी नाराज है। अरुण यादव, कपिल मिश्रा और तमाम लोग जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं,
उन्होंने ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया सफूरा जरगर के ख़िलाफ़ कि मैं उसको आपको दिखा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव होंगे तो आपने उसको ज़रूर देखा होगा। इन पर चार्ज लगाया गया है कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनके साजिशकर्ता ये लोग हैं। इन्होंने दिल्ली दंगे की साजिश की थी, जबकि आप सबको याद होगा कि दिल्ली दंगा कैसे हुआ और किन लोगों ने करवाया। इस दौरान जस्टिस मुरलीधर ने सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और भड़काऊ बयानों के लिए 4 बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था। तो कपिल मिश्रा के बयान को लेकर भी जज ने पूछा तो पुलिस ने कहा हमने देखा नहीं, तो फिर वो क्लिप कोर्ट में दिखाई गई। वीडियो चलाया गया। मुरलीधर ने पॉइंट आउट करके कहा कि देखिए वो बयान जब दे रहे हैं तो उनके बगल में डीसीपी खड़े हुए हैं। जिस बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है, आज वही कपिल मिश्रा शांति मार्च लेकर निकल पड़े। यहाँ पर अभी भी वही नारे लग रहे हैं, हत्यारों को गोली मारो। नाम शांति मार्च का और नारेबाजी उकसाने वाली। दिल्ली हिंसा के मामले पर आज फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई जस्टिस एस मुरलीधर नहीं करेंगे क्योंकि उनका तबादला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कितने घंटे बाद जाके शांति की अपील की, और हमारे प्रधानमंत्री कितने घंटे बाद जाकर शांति की अपील करते हैं, और होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप के ऑर्गेनाइजिंग उनको होस्ट करने में बिजी थे, उनके स्वागत में बिजी थे। और यहाँ दिल्ली जल रही थी, यहाँ लोग मर रहे थे। ये तीनों ही एंटी सीए प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइज किया था। ये तीनों ही जामिया के स्टूडेंट हैं और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं। अब नाम गिनवाते जा रहा हूँ, आप बस देखते जाइए कि किन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कफील खान, गोरखपुर का वो केस आपको याद है जब ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत हो रही थी। उस टाइम पे सरकार कोई मदद नहीं कर रही थी, तब कफील खान ने अपने पैसे से ऑक्सीजन ख़रीदना शुरू किया और ओवर टाइम लगा कर उसी हॉस्पिटल में जहां वो प्रोफेसर थे वहां बच्चों का इलाज किया और कईयों की जान बचाई। उस वक्त के वो हीरो थे, लेकिन आज जेल में हैं क्योंकि इन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। कश्मीर के 3 पत्रकारों पर यूएपीए लगाया गया सिर्फ इस वजह से कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पोस्ट भी कुछ गलत नहीं थी। मसरत ज़हरा ने एक पोस्ट किया और वो पोस्ट में उसका कुछ भी योगदान नहीं था। दरअसल वो कोई स्टोरी करने के लिए गई थी और जिसकी स्टोरी करने के लिए गई थी उसको उन्होंने कोट किया था कि उसने ऐसा बोला। उसके लिए उस पर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए गए। गौहर गिलानी, इसको भी एक पोस्ट के लिए ही यूएपीए का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन पर यूएपीए कानून लगा, लेकिन लगना किस पर चाहिए था। 5 जनवरी 2020 की शाम, देर शाम जेएनयू के परिसर में हमला होता है और अंधेरा होते होते साबरमती हॉस्टल में गुंडे घुस आते हैं। छात्रों के साथ मारपीट करते हैं, लड़कों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं। इन मामलों में जब मीडिया ने कई तफ्तीश की और पहचान साबित कर दी कि इनका एबीवीपी से लेकर किस किस से संबंध है, तब एक दबाव बना और पुलिस ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी ने दावा किया मीडिया के सामने आकर कि फला फला लड़कों की तस्वीरें से पहचान जाहिर कर ली गई है और हम अगले कदम की तैयारी में हैं। उसके बाद से कुछ भी पता नहीं चला। क्या आपको मालूम है कि जेएनयू पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तारी कितनी हुई, क्यों नहीं हुई? क्या ये आरोप जायज है लोगों का कि उन हमलावरों को बचाया जा रहा है, राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि 4 मई को कुछ वकीलों ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी और कहा कि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो रही है। 16 जनवरी को कोर्ट ने कहा था कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कीजिए और 23 मार्च तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया था, एडजर्न कर दिया था। उसके बाद से ताजा स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। सुचरिता सेन के मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि वो जेएनयू की बड़ी और दुनिया में अपने विषय की बड़ी प्रोफेसर मानी जाती है। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद गार्गी कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। उन मामलों में क्या हुआ?
क्या वो अंजाम पर पहुंचाया गया? फिर नागरिकता कानून के विरोध में जब जामिया के बाहर प्रदर्शन चल रहे थे तो दो बार बंदूक लेकर 2 अलग अलग नौजवान आ गए। उन नौजवानों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून नहीं लगाए गए, लेकिन नागरिकता कानून के विरोध से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की तत्परता देखने लायक है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालो, ये रास्ता साफ नहीं हुआ तो हम देख लेंगे। उसके बाद दिल्ली दंगा, उसके बाद सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो गोलियां चली, वो आज टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है सुधीर चौधरी के समर्थन में, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। ये सारे लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं। जब दिल्ली दंगा हुआ उसके बाद जब कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग हुई, उसकी गिरफ्तारी की मांग उठी, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, Y+ सिक्योरिटी दी गई। मुझे इस वक्त सिर्फ एक चीज़ याद आ रही है, संजय दत्त का वो डायलॉग जो आज हकीकत का रूप ले रखा है। जिस दिन पुलिस और फौज तुम लोगों की रखेल बन जाएगी ना, उस दिन ये सारा मुल्क एक रंडी खाना बन जाएगा, और जैसे चकले चलते हैं ना, उसी तरह तुम इस देश को बेच डालोगे। जितने भी एंटी सीए प्रोटेस्टर थे, उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, जिस तरह से जिस स्पीड से दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, काश दिल्ली दंगा जो हुआ उसमें लिया होता, काश उनके खिलाफ लिया होता, जिन्होंने हेट स्पीच दिया और जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम हुआ, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस इतनी सख्ती बरतती। काश उसके खिलाफ भी बरतती जिसने शाहीन बाग में गोलियां चलाई। दिल्ली दंगे में यूपी से गुंडे बुलाए गए थे, लेकिन उसमें गिरफ्तारियां कितनी हुई, उनमें से कितनों गुंडों को जेल में डाला गया। दरअसल ये सारा एम है एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करने का, और वो लोग कौन है? जो महात्मा गांधी, जो शहीद भगत सिंह, जो बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश के संविधान में आस्था रखते हैं। और मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात, मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये भी याद रखा जाएगा किस किस तरह से तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। ये भी याद रखा जाएगा किस किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की।